Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dear students, today we are conducting the second of 5 sessions on CAF 2 text practices. The timings for today's session is from 2 p.m. to 5:15 p.m. with necessary breaks, which will be announced as needed. These sessions will be conducted in person at ICAP House, Lahore, and will also be available on ICAP Students' Facebook page, icap.ca students, and via Zoom. Students joining through Zoom can ask their questions using the question answer box, while those participating through Facebook can use the comment section to ask their questions. The material being used today will be available through a link in the comment section of this video on our Facebook page. This link will be pinned for easy access by the students. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for today's session on CAF 2. Mr. Ali Imran has 9 years of teaching experience. Initially, he started his career as a CFO in the pharmaceutical sector. However, he soon realized that teaching was his true passion and decided to pursue it as his profession. His areas of interest include taxation and audit, and he is currently teaching at one of the REITs in Lahore. Moreover, he is the author of 2 books, Tax Help Book with 11th edition, Audit Help Book with 3rd edition. Please welcome Mr. Ali Imran. Over to you, sir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा डे 2 है और सेशन 1 है। स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। आज का दिन बेसिकली कॉन्सेप्ट सारे मैं आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट्स को देखिए, पिक कीजिए, जहां पर प्रॉब्लम आए उसको मार्क कीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। आई कैप की किताब में ये चैप्टर नंबर 6 है। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करूं तो इससे मुराद है रेंट। प्रॉपर्टी हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अच्छा, अंडर द इनकम का हेड जो सैलरी है वो आपके साथ कल मैंने सेकंड सेशन में डिस्कस किया। अभी जो हमारा फर्स्ट सेशन है डे 2 का, इसमें हम कैपिटल गेन डिस्कस कर रहे होंगे, प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे होंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिस्कस कर रहे होंगे। नहीं सर, शुरू करते हैं। जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जाहिरन तो ये लगता है कि प्रॉपर्टी को बेचने से जो पैसे कमाए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएंगे, लेकिन नहीं। प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जो पैसे कमाए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएंगे। और जब बात की जाती है किराया क्या होगा, तो किराए से मुराद है आपने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे बंदे को दी ताकि वो यूज कर ले, ऑक्यूपाई कर ले, या आपने उसको इख्तियार दिया यूज करने का और उसके एवज या उसका जो मुआवजा आपने लिया है वो किराया होता है। और इसमें मैं हमेशा ये वाली एग्जांपल भी देता हूँ कि सर जी, आपने अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पर दी, उस बंदे ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। किराए पर बिल्डिंग दी और उस बंदे ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। अब इस केस में जो बिल्डिंग किराए पर दी गई है उसने इस्तेमाल किया या नहीं किया, चूंकि उसके पास चाबी थी, उसके पास राइट टू यूज था, उसके एवज आप उससे किराया लेंगे। ये वाला किराया जब आप उससे ले रहे हैं, इस्तेमाल करने के एवज नहीं ले रहे, ऑक्यूपाई करने के एवज नहीं ले रहे, बल्कि किसके एवज ले रहे हैं? राइट टू यूज के एवज ले रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये बात समझने वाली है, वो ये है कि आपने पैसा लिए, आपने राइट टू यूज के अगेंस्ट लिया या यूज के अगेंस्ट लिया? जी, राइट टू यूज के अगेंस्ट लिया, यूज के अगेंस्ट लिया, या ऑक्यूपाई करने के अगेंस्ट जो मुआवजा लिया है वो रेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। ये अगर जमीन दी है तो उसका किराया भी हो सकता है, बिल्डिंग दी है तो उसका किराया भी हो सकता है। तो भाई एक बात तो ये है। दूसरी नंबर पे आपने पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीट बेस पे टैक्स होता है, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पे टैक्स होता है। यानी जितना अर्सा आपने मकान किराए पर रखा, उतने अरसे का जितना किराया बनता है वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। इसमें जो की पॉइंट है समझने का वो ये है,
आपने मकान किराए पर दिया, किराया वसूल हुआ या नहीं हुआ? अगर आपने किराया कमा लिया तो वो आपकी इनकम में शामिल होगा। एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होता है। इसके बाद अगली पॉइंट ये है कि सर रेंट से मुराद क्या है? आपने जो बिल्डिंग या लैंड किसी दूसरे बंदे को दी और उसके एवज दूसरे बंदे को दी इस्तेमाल के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए, या राइट टू यूज और ऑक्यूपाई के लिए, और उसके एवज जो मुआवजा लिया वो किराया है। अच्छा, इस किराए की डेफिनेशन में एक चीज और शामिल है और वो है फोरफिटेड डिपॉजिट। अगली कौन सी चीज शामिल है? फोरफिटेड डिपॉजिट। ये फोरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है? सर अगर कॉन्ट्रैक्ट था सेल करने का, अगर कॉन्ट्रैक्ट था सेल करने का, आपने डिपॉजिट लिया था, बयाना लिया था, वो बंदा बाकी रकम अदा नहीं कर सका, वो बंदा बाकी रकम अदा नहीं कर सका और आपने बयाना क्या कर लिया? जब्त कर लिया। अब इस केस में अगर आपने बयाना जब्त कर लिया है तो वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो भाई सबसे पहली बात, रेंट में शामिल क्या क्या होना है? आपने मकान या लैंड किसी दूसरे बंदे को दी यूज के लिए, ऑक्यूपाई के लिए, या राइट टू यूज, और उसके अगेंस्ट आपने जो मुआवजा लिया वो भी कराया है। और दूसरे नंबर पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल का और बयाना जब्त कर लिया, तो ये भी रेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आई कैप की ये वाली बिल्डिंग है ठोकर न्याज बेग में, और आई कैप प्लान करता है कि साथ वाली बिल्डिंग भी हम खरीद लें, और आई कैप उनको 25 लाख रुपया बयाना दे देता है और कहता है भाई बाकी 25 करोड़ रह जाएगा, वो हम आपको 1 साल बाद दे देंगे। अगर आई कैप के पास फंड्स रेंज नहीं होते और आई कैप उसको 1 साल बाद 25 करोड़ नहीं दे पाता, तो वो उस साथ वाली बिल्डिंग का मालिक ये जो 25 लाख का बयाना था ये जब्त कर लेगा। तो वो मालिक जो बयाना जब्त करेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा और ये उसकी इनकम तस्वुर होगी। अच्छा जी, रेंट की डेफिनेशन आपके साथ बड़ी डिटेल से डिस्कस हो गई। रेंट के बारे में एक असूल है, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन अगर सेल्फ हायरिंग का केस हो, कल बता दिया था, सेल्फ हायरिंग का केस हो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट वाला रूल अप्लाई नहीं होता, बल्कि जो एक्चुअल रेंट वसूल करते हैं उस पर टैक्स लगता है। अच्छा, आप किराया ले रहे हैं तो किराए के नाम से हमेशा आपके जहन में क्या आ जाता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आता है। लेकिन ध्यान से, अगर प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग इकट्ठी किराए पर दी हुई है और उसके एवज किराया आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम। अगर आपने बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी किराए पर दी हुई है, बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी दे रहे हैं और इकट्ठा किराया वसूल कर रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना कि यूटिलिटी और अमेनिटी जो है उसका क्या सीन होगा, या प्लांट एंड मशीनरी जो साथ किराए पर दिया उसका क्या सीन होगा। फॉर एग्जांपल 4 लाख किराया पाया है, तय पा गया है, जिसमें बिल्डिंग भी है और प्लांट एंड मशीनरी भी है। अब 4 लाख किराया तय पा गया, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों है, तो ये जो 4 लाख है जिसमें बाइफरकेशन नहीं बताई कि बिल्डिंग का कितना किराया और प्लांट एंड मशीनरी का कितना किराया, तो ये सारे का सारा किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हाँ, अगर वो आपको सवाल के अंदर बता दे कि बिल्डिंग का किराया 2.5 लाख था और प्लांट एंड मशीनरी का किराया 1.5 लाख था, तो फिर क्या होगा? फिर बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी सवाल में अगर वो आपको बाइफरकेशन दे दे तो फिर जो बिल्डिंग का किराया है उसको प्लांट एंड प्रॉपर्टी में ले जाए और प्लांट एंड मशीनरी के किराए को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाए। अच्छा, इसमें एक और पहलू था एक सवाल में, पता क्या है? उसने बिल्डिंग की कॉस्ट भी बता दी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट भी बता दी। अब कुछ बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट बता दी, तो उस बेस पर अपोर्शन करके किराया कुछ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डाल दिया और कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाला। सर ये गलत है। जब तक एक्सप्लिसिटली उसने रेंट की बाइफरकेशन ना दी हुई हो, आप किसी और बेस पर खुद से अज्यूम नहीं कर सकते।
अगर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है तो इस बेस पे आप किराए को तकसीम नहीं कर सकते, ये चीज अपने जेहन में रखिएगा। अच्छा, अब दो बातें और हैं, गर्चे आनी अदर सोर्स में हैं, लेकिन चलो लगे हाथों कर लेते हैं। सर जी, किराएदार अगर जगह आगे किराए पर दे, किराएदार अगर आगे जगह किराए पर दे, तो किराएदार जो पैसे कमाएगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। याद रखना, मालिक मकान जो किराया लेता है, मालिक मकान जो किराया लेता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है। किराएदार जो किराए पर चीज देकर पैसे कमाता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आता, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। तो भाई, मालिक मकान अगर किराया ले तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, किराएदार अगर किराए से कमाए तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो भाई, इसको कहते हैं सब लीज। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बताया, इसको क्या कहते हैं? सब लीज कहते हैं। अच्छा जनाब, प्रॉपर्टी की बातें चल रही हैं, किराया क्या है ये बताया, किराए के बारे में टैक्स का रूल क्या है ये बताया, एक्चुअल फेयर मार्केट एंड विच एवर इज हायर है ये बता दिया, फिर उसकी एक्सेप्शन भी बता दी, सेल्फ हायरिंग के केस में क्या होगा, और फिर किस केस में किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ये भी बता दिया। अब आ जाते हैं हम सेल्फ हायरिंग की बात करते हैं। सेल्फ हायरिंग की बात तो आपके साथ कल कर ली थी। अगर मुलाजिम अपने एम्प्लॉयर को कहे कि मुझसे मेरा घर किराए पर लेकर मुझे ही एज अकोमोडेशन दे दो, तो इसको सेल्फ हायरिंग बोलते हैं। इस केस में उसको दो फायदे हो होते हैं। एक तरफ उसका एम्प्लॉयर उसको रिहाइश का फायदा देता है जो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जाता है, दूसरी तरफ उसका एम्प्लॉयर उसको किराया दे रहा होता है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है। तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा उस पर सैलरी का रूल लगेगा, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा उस पर प्रॉपर्टी का रूल लगेगा। एक्सेप्शन की बात करूं तो हायर ऑफ फेयर मार्केट और एक्चुअल विच एवर इज हायर का रूल लगता है, लेकिन सेल्फ हायरिंग के केस में ये एक्सेप्शन है, क्योंकि सेल्फ हायरिंग के केस में फेयर मार्केट रेंट नहीं, जो एक्चुअल किराया वसूल किया वो टैक्सेबल होता है। अच्छा जनाब, अब अगली बात करने लगा इनकम ऑफ जॉइंट ओनर। सर जी, बाप फौत हो गया, दो बच्चे हैं, उनका शेयर भी असर्टेनेबल है। पता है कि ए और बी दो बच्चे हैं, ए का 40% है, बी का 60% है। तो क्या करेंगे? 1 लाख रुपया कराया था, 30,000 रुपया खर्चा था, बकाया कितना रह गया? 70,000 रुपया रह गया। ये 70,000 ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो शेयर है उसमें तकसीम हो जाएगा, और ए और बी की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ये कब की बात है? जब जॉइंट ओनर हो और शेयर एसर्टेनेबल हो। अगर जॉइंट ओनर हो और शेयर एसर्टेनेबल ना हो तो फिर कैसे ट्रीट करेंगे? अब यहां पर ए और बी इकट्ठे हैं, इनको पार्टनर्स की तरह ट्रीट करेंगे, एओपी की तरह ट्रीट करेंगे। अब आपको पता है, जो जहां पर शेयर एसर्टेनेबल है वहां पर रेंट इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद ए और बी दोनों में तकसीम कर दिए। लेट से 60% था तो ये 42,000 था, 40% था तो 28,000 था। ठीक हो गया? अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर शेयर सर्टनेबल नहीं है तो फिर आपने इनकम में से खर्चा भी लेस करना है, टैक्स भी लेस करना है, लेट से 10% है, फिर जो 63,000 आएगा उसको तकसीम करेंगे। एओपी का ट्रीटमेंट ये होता है, चैप्टर नंबर 12 आई कैप का उसमें बताया हुआ है। ठीक हो गया सर जी? तो जॉइंट ओनर के केस में अगर शेयर असर्टेनेबल है, इनकम तकसीम कर दो, हर जॉइंट ओनर अपनी इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स देगा। अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं है तो इनकम में से खर्चे लेस करो, टैक्स लेस करो, और फिर जॉइंट ओनर्स में तकसीम करो। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हमारा अगला पॉइंट है। सर, इनकम फ्रॉम सैलरी में से कोई खर्चा लेस नहीं होता, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से खर्चा लेस होता है। कौन सा? रिपेयर।
इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल में खर्च किया नहीं किया, ज्यादा किया कम किया, जितना रेंट होगा उसका 20% लेस कर देंगे। किसका रेंट? बिल्डिंग का रेंट। बिल्डिंग के रेंट का 20% माइनस करेंगे, चाहे एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है या नहीं हुआ। रिपेयर अलाउंस में 20% माइनस होता है बिल्डिंग का रेंट, ये याद रखना, बिल्डिंग का रेंट 20% माइनस होता है। इंश्योरेंस बिल्डिंग की माइनस होती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन लिया, लोन लेकर उससे बिल्डिंग खरीदी, उस पर जो इंटरेस्ट है क्या वो बिल्डिंग इनकम में से माइनस होगा? यस, माइनस होगा। अगर आपने लोन लिया लेकिन सूद पर नहीं लिया, बल्कि आपने जिससे लोन लिया उससे ये तय किया कि तुम्हें मैं किराए में हिस्सा दूंगा, इस केस में शेयर ऑफ रेंटल इनकम है। या जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी उसमें हिस्सा दूंगा, तो जो भी हिस्सा बनेगा वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। लीगल चार्जेस, अपने कब्जे को बचाने के लिए, अपनी मलकियत को बचाने के लिए। पास पेपर में सवाल है, वो कहता है रेंट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए लीगल चार्जेस का खर्चा है, माइनस नहीं होगा। अपने खर्च, अपने कब्जे को, केस चल रहा था उसके लिए आपने वो जो है ना अपने वकील की है, ये वाला खर्चा माइनस होगा। तो भाई मलकियत को बचाने के लिए जो खर्चा है वो माइनस होगा। वो कहते हैं उसके अलावा कलेक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस 4% तक माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, जो रिपेयर था वो 20% था और सिर्फ बिल्डिंग के रेंट का 20% था। ये कलेक्शन चार्जेस है, ये 4% है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, लैंड और बिल्डिंग दोनों का। और मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो सर, ये छोटी छोटी बातें नोट करनी है आज आपने। सर जी, ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। अगला बैड डेट, आपने किसी को किराए, आपने किसी को किराए पर जगह दी, उसने आपको किराया नहीं दिया, आपने किराया कमा लिया हुआ था, इनकम में तो शामिल कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में उसने किराया नहीं दिया, किराया डूब गया, बैड डेट हो गया, तो क्या होगा? सर जी, जो किराया इनरिकवरेबल हो गया वो भी इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। जो किराया क्या हो गया है? इररिकवरेबल हो गया है, जो किराया इररिकवरेबल हो गया है वो भी इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। टेनेंसी वॉज बोना फाइडी, शर्त है कुछ, इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर किराया इररिकवरेबल हो गया है तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अलबत्ता इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, नेक नियति पर मबनी था किराएदारी का मायदा, और जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है आपने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया है या आपने स्टेप्स ले लिए कि उससे जगह खाली करवाई जाए। और जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी किसी और जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी का किराएदार नहीं है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, या आप इस नतीजे तक पहुंच गए कि कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होना। अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स, अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स। सर जी, रेंट इनकम में से जो आपने इरिकवरेबल रेंट है वो इनकम में से माइनस होगा, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये जो अनपेड रेंट था ये पहले चार्जेबल टू टैक्स हो चुका था। सर जी, पहले इस पे टैक्स लग चुका था तो ही माइनस करने की इजाजत होगी। हम सीख ये रहे हैं कि यार ये बिल्कुल बैड डेट की तरह है, बैड डेट इनकम में से माइनस होना है, हाँ जी होना है, शर्त नेक नियति का माहिदा किया हो और डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी हो, इन जगह खाली करा दी हो। तीसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट किसी और प्रॉपर्टी का किराएदार ना हो। चौथा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हो या नतीजा निकाल लिया होगा कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होगा। पांचवा, ये डेट, ये रेंट पिछले साल की इनकम में शामिल कर दिया था, अब बैड हुआ है तो अब माइनस करेंगे। भाई पहले इनकम में शामिल कर दिया था, अब माइनस करने की इजाजत होगी, क्योंकि आपने इनकम में शामिल कर दिया, बाद में आपको पैसे रिकवर नहीं हुए तो अब आप माइनस कर दें। आपने माइनस कर दिया, अगले साल उसी किराएदार को अल्लाह की हिदायत होगी, उसने वापस किराया दे दिया, अब जब वापस किराया मिला तो दोबारा इनकम में शामिल कर दिया। इनकम में से
पहले इनकम में शामिल किया था, फिर इनकम में से माइनस कर दिया चूंकि इरिकवरेबल हो गया था। अगर सब्सिक्वेंटली फिर रिकवर हो गया दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे। अगली, सर ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये वाली बात किन केसेस में किराया इरिकवरेबल होगा और माइनस करने की इजाजत है, ये 5 पॉइंट याद कर लीजिए। 3 नंबर 4 नंबर का आईकेप में टेस्ट हो सकता है। अच्छा अब अगली बात सुनो, 2018 में खर्चा किया आपने, एक्सपेंस किया, 2019 में पे नहीं किया, 2020 में भी पे नहीं किया, 2021 में भी पे नहीं किया, 3 साल गुजर गए हैं, जो एक्सपेंस आपने इनकम में से माइनस कर दिया था वो अभी तक क्या है, अनपेड है। सर जी जब आपने एक्सपेंस किया, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेबल किया ना, तो एज्यूम ये किया जा रहा था कि आप पे कर देंगे। जिस साल वो खर्चा किया वो साल खत्म होने के 3 साल तक आपने उसे पे नहीं किया, तो भाईजान उससे अगले साल 2022 में क्या हो जाएगा, वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगी। अगर आपने वो खर्चा पे ही नहीं किया तो 3 साल गुजरने के बाद वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा, और अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। तो यहां पर अगली बात आपके साथ डिस्कस की, अगर कोई एक्सपेंस किया है, इसको कहते हैं अनपेड लायबिलिटीज। अगर आपने पे नहीं की, जिस साल एक्सपेंस किया था वो साल गुजरने के 3 साल तक भी आपने पे नहीं किया, तो उससे अगले साल दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा, और अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा माइनस करने की इजाजत होगी। ले सर, एडवांस। एडवांस की क्या स्टोरी होती है भाई? एडवांस दो तरह का होता है। ये जब हम कोई जगह किराए पर लेते हैं तो साथ सिक्योरिटी नहीं देते, उसको एडवांस बोलते हैं। ये एडवांस दो तरह का होता है, एक एडजस्टेबल और एक नॉन एडजस्टेबल। ये जो एडजस्टेबल एडवांस होता है ना, ये रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, और ये रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है ना, ये वो वाला एडवांस होता है जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, बल्कि ये पाकिस्तान में ये वाला एडवांस चलता है कि भाई 3 साल बाद जब मकान खाली करोगे तो एडवांस के पैसे वापस मिलेंगे। आमतौर पे ये वाला एडवांस पाकिस्तान में चलता है ना। तो वो कहता है कि भाईजान 3 साल गुजर गए, अब जब आप पैसे, 3 साल गुजर गए हैं, अब जब आप मकान खाली करेंगे तो आपको आपका एडवांस वापस मिल जाएगा। इसको कहते हैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस। एडजस्टेबल वो होता है जो रेंट के साथ एडजस्ट हो जाए, और नॉन एडजस्टेबल होता है जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट ना हो। जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता वो इनकम में शामिल होता है और टैक्सेबल होता है। किस तरह? जितना आपने 1 लाख का एडवांस वसूल किया, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ गया, 10,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे। कितने सालों के लिए? 10 ईयर्स के लिए। यहां पर एक बात समझने की है कि सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पूरा एरिया आपने मालिक बन के सोचना है, किराएदार बन के नहीं सोचना। क्योंकि ये प्रॉपर्टी का किराया तो मालिक लेगा ना, तो आप मालिक बन के सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। एडवांस आप ले रहे हैं, जिस साल आपने एडवांस लिया डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 10 साल के लिए। और जिस साल एडवांस वापस किया, जिस साल एडवांस वापस किया उस साल कुछ भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगा। हाँ, तीसरी बात, अब देखना तीसरी बात क्या है, सबसे अहम बात। आपने आपने सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने 1 लाख रुपए का एडवांस वसूल किया हुआ था 2021 में। 2024 में आपने 1 लाख का एडवांस क्या कर दिया, वापस कर दिया, और एक नया किराएदार मिल गया जिससे आपने 2 लाख रुपए एडवांस वसूल कर लिया। अब इस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी? तो भाई जितना एडवांस आपने वसूल किया डिवाइड बाय 10 माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा
जिस पर टैक्स लग चुका है। पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पर टैक्स लग चुका है। पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। नया एडवांस कितना था? 2 लाख रुपए। 2 लाख डिवाइड बाई 10 किया, माइनस क्या करना है? पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। पुराना एडवांस कितना था? 1 लाख रुपए। मिला कब था? 2021 में। तो भाई आपने जब 2021 में मिला था तो क्या किया होगा? डिवाइड बाई 10 करके इनकम में शामिल कर दिया होगा। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। 2021, 2022, 2023, 2024। 2024 में एडवांस वापस किया है। जिस साल एडवांस वापस किया है वो साल तो शामिल नहीं हुआ। तो 21, 22, 23, ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ तो कितना हो गया? 30,000। ये पुराने एडवांस का वो हिस्सा है जिस पर टैक्स लग चुका है, वो लेस कर देंगे। अब कितना आ गया पीछे? 1,70,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ गया? 17,000। ये कितने सालों के लिए इनकम में शामिल होगा? 10 ईयर्स के लिए। ये 17,000 10 सालों तक इनकम में शामिल होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये सारी डिस्कशन थी। लिमिटेड चीजें हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट सारे ग्रैब करने हैं, यही आर्ट है। आपने रेंट की डेफिनेशन देखी, रेंट फॉरफिटेड डिपॉजिट देखा, फिर उसके बाद आपने कौन से खर्चे माइनस करने हैं वो देखा, इरिकवरेबल डेट की बात देखी, जॉइंट ओनर वाली बात देखी। ये 4-6 बातें हैं इसके अंदर। हर बात कॉन्सेप्चुअली आनी चाहिए आपको। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कम से कम इसके 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ा, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब मैं चल रहा हूं अगले एरिया की तरफ जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चैप्टर नंबर 10। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसकी ये इस हेड में आएगा कौन? 4 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, इनकम हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो, एनटीआर हो, एफटीआर ना हो, किसी और हेड में फॉल ना करे। इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल ना करे। अगर इन हेड्स में फॉल, ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर ही वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इनकम हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो, एनटीआर हो, एफटीआर ना हो, और किसी दूसरे हेड में फॉल ना करे। स्कोप एंड बिजनेस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी, सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अब आप फॉरेन कहेंगे सर डिविडेंड तो आपने कल ही बताया कि ये एफटीआर है। सर जी, अगर टैक्स कटे बगैर मिले तो, या फॉरेन डिविडेंड हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। रॉयल्टी नॉन रेजिडेंट को मिले तो एफटीआर, रेजिडेंट को मिले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, सर जी आपकी आपका इनकम पे टैक्स कट गया 11 लाख का, आपका टैक्स बनता था 10 लाख, आपको वापस मिलना चाहिए था 1 लाख। कब? 1/1/2023 में। लेकिन टैक्स वालों ने लेट पे किया, 1 साल लेट पे किया। कितना? 1,10,000। डिले की वजह से इजाफी कितना मिला है? ये 10,000। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है।
डिले होने की वजह से जो इजाफी मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट जो है ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये ग्राउंड रेंट होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जमीन जिसको किराए पे दिया गया और किराएदार ने उसके ऊपर अपना पैसा लगा के बिल्डिंग बनाई, अब जो जमीन के मालिक को आप किराया देंगे वो ग्राउंड रेंट होगा। किराएदार ने आपसे जमीन किराए पर लेकर खुद अपना पैसा लगाकर बिल्डिंग बनाई और अब वो आपको जमीन का किराया दे रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ग्राउंड रेंट। ये जिस मालिक को मिलेगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। सब लीज, किराएदार जो किराए से पैसा किराएदार जो आगे किराए पर देकर पैसा कमाता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आता। लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। लीज टुगेदर विद एमेनिटीज यूटिलिटीज ये किस में आता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। 1 2 3 4 ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। डीम्ड इनकम, या डीम्ड इनकम वो इनकम है जिसको समझा जाएगा कि ये इनकम है। तस्वुराती, तस्वुर किया जाएगा कि ये इनकम है, सचमुच की इनकम नहीं है। अब सुनिए, पिछले साल मेरी टोटल एसेट से 10 लाख है। इस साल में मैंने पैसा कमाया 5 लाख। अच्छा, एफपीआर वालों को खबर मिल गई है कि मैंने 40 लाख का प्लॉट खरीदा है। अब एफबीआर मुझे कहेंगे, एफबीआर वाले मुझे कहेंगे कि भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास तो कुल असासा ही 15 लाख का था, 40 लाख का प्लॉट कैसे ले लिया तुमने? इसका मतलब है तुम कुछ हमसे छुपा रहे हो। चलो बाकी बातें अगर हम छोड़ भी दें, तो अगर तुम्हारे पास टोटल 15 लाख है तो 25 लाख रुपए की इसके अलावा तुम्हारे पास कोई इनकम थी जिसको तुमने एफबीआर को शो नहीं किया। ये अनएक्सप्लेन्ड एसेट या इनकम होती है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एडमिट टैक्स होती है। ये जब बंदा पकड़ा जाता है कोई इनकम छुपाता हुआ तो फिर उसे किस हेड में ले जाते हैं, अदर सोर्स में ले जाते हैं। सर एन्युटी या पेंशन ये तो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, यस। जो एम्प्लॉयर दे वो सैलरी के हेड में जाता है, जो एम्प्लॉयर ना दे, जो एम्प्लॉयर दे वो सैलरी के हेड में जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर ना दे वो एन्युटी और पेंशन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। Any prize bond or winning from a raffle, lottery, prize on winning a quiz or crossword puzzle. प्राइज बॉन्ड है, विनिंग ऑफ अ raffle है, लॉटरी है, प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज है, या क्विज वर्ल्ड पजल है। ये एफटीआर इनकम होती है। लेकिन अगर टैक्स कटे बगैर मिल जाए तो ये एफटीआर नहीं होगी बल्कि एनटीआर होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। सर जी, अगर आपने किसी को अपनी जगह की खुदाई की इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सके, तो जो पैसे आपने वसूल किए हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। आपके दोस्त ने आपको कहा कि यार मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके घर के नीचे बड़े कीमती पत्थर पड़े हुए हैं, और वो आपको ये कहता है कि भाई मुझे ये पत्थर निकालने की इजाजत दो। आपने कहा भाई मैं 5 लाख लूंगा, पत्थर तुम निकाल लो, मुझे मेरा घर वैसे ही वापस कर देना। मैंने जो 5 लाख लिए हैं ताकि वो मेरे घर की खुदाई करके वो पत्थर निकाल ले, ये 5 लाख क्या होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एड में आएगा। और उससे आगे क्या बात हुई, उससे आगे ये बात हुई कि अगले दिन आपको भी ख्वाब में आ गया कि वाकई मेरे घर के नीचे वाकई कीमती पत्थर है। अब आपने अपने दोस्त के साथ कहा भाई 5 लाख तो मैं लूंगा, लेकिन जो कीमती पत्थर है ना वो जितने का निकलेगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 50% भी मैं लूंगा। अब जनाब उसने खुदाई की तो वाकई 1 करोड़ के पत्थर निकला है। अब 50 लाख रुपए के पत्थर एक और 5 लाख रुपया उसके अलावा 55 लाख रुपए की इनकम आपको हो गई, किस साइड में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। उसके बाद आ गया आपने कब्जा खरीदा है। सर जी, मलकियत होने में और कब्जा होने में फर्क होता है। एक चीज होती है ओनरशिप, एक चीज होती है पोजेशन।
अगर आप पोजेशन खरीदें, लेट्स से आपने 24 लाख रुपए की पोजेशन खरीदी और बाद में ये पोजेशन, ये कब्जा ही 30 लाख का बेच दिया, तो कितने पैसे कमाए? 6 लाख रुपए कमाए। कागजात इस केस में आपके नाम नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मालिक आपसे जगह खाली नहीं करवा सकेगा। तो सर समझ आ रही है? इसको पगड़ी भी बोलते हैं। आपने पोजेशन खरीदी 24 लाख की और पोजेशन बेची कितने की? 30 लाख की। कितने का फायदा हो गया? 6 लाख का। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन ये 6 लाख पूरा नहीं, इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आ गया? 60,000। इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 60,000 रुपया हो जाएगा। और ये किस सेट में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कितने सालों के लिए? फॉर 10 years। अगर अप्रूव पेमेंट प्लान और अप्रूव एन्युटी प्लान आपका एम्प्लॉयर आपको फायदा नहीं दे रहा और कोई दे रहा है तो वो अदर सोर्स में जाएगा। आपने कोई बोनस शेयर आपको मिले हैं वो भी अदर सोर्स में जाएंगे। अच्छा जी, आपको गिफ्ट मिला है। सर जी आपको गिफ्ट मिला है। आपने, गिफ्ट क्या होता है? जो बगैर मुआवजे के कोई चीज दी जाए वो गिफ्ट होती है। आपके सगे रिश्तेदार तो आपको गिफ्ट दें उसकी तो समझ आती है, लेकिन इसके अलावा कोई आपको गिफ्ट क्यों देगा? दुनिया में लोग तिजारत करते हैं, चीज के बदले चीज या पैसे लिए जाते हैं। वो ये कहता है कि जो सगे रिश्तेदार हैं, जो आपके दादा दादी हैं, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके बहन भाई हैं, जो आपके बीवी बच्चे हैं, जो आपके पोते हैं, ये अगर आपको गिफ्ट दें, बगैर किसी मुआवजे के भी कोई चीज दें, तो वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगी। हाँ, अगर इनके अलावा कोई आपको गिफ्ट दे तो वो जिस सूरत में भी दे वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। आपका एडॉप्टेड चाइल्ड आपको गिफ्ट दे, आपके बीवी के सगे रिश्तेदार आपको गिफ्ट दें, बीवी के दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, ये आपको गिफ्ट दें, आपके बीवी का एडॉप्टेड बच्चा आपको गिफ्ट दे, ये सारे वो लोग हैं जो अगर आपको गिफ्ट देंगे तो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा, ये सगे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अलबत्ता अगर इसके अलावा कोई भी आपको गिफ्ट दे, कोई दोस्त दे गिफ्ट, कोई और बंदा आपको गिफ्ट दे, वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। बल्कि पास पेपर में तो ये आया है कि शादी में सलामी कराई है तो क्या वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी? यस। तो भाई शादी में जो सलामी होती है वो भी इनकम में शामिल होकर टैक्स होती है। अलबत्ता इसमें अगला भी बारीक सा पॉइंट है, ये सगे रिश्तेदार भी अगर आपको कैश में गिफ्ट देंगे तो वो भी आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। यानी बाप ने अगर आपको 5 लाख रुपया कैश दिया है शादी पे तो वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। बाप ने 25 लाख की गाड़ी दी है वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगी, क्योंकि बाप गिफ्ट दे रहा है। लेकिन अगर आपके दोस्त ने आपको 5 लाख कैश दिया है वो भी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। और आपके दोस्त ने आपको 30 लाख की गाड़ी दी है वो भी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। तो भाई सगे रिश्तेदार कैश में गिफ्ट दे तो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सगे रिश्तेदार के अलावा जो बंदा जैसे भी गिफ्ट दे वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अच्छा जी, अब ये छोटी सी एक डिस्कशन है जो कल मैंने आपको बताई थी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोन लें या गिफ्ट आपको मिले रिश्तेदार की तरफ से, या डिपॉजिट हो इश्यूज ऑफ शेयर, या एडवांस हो, इन चार चीजों के जमन में आपको कोई पैसा मिले तो स्टेप नंबर 1, आपने ये देखना कि ये पैसा आपको किसने दिया है, किस तरह मिला है। बैंक ने दिया है, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर बैंक ने नहीं दिया तो फिर दूसरे स्टेप में किस तरह मिला है, कैश में, क्रॉस चेक में, या अदर बैंकिंग चैनल में। अगर कैश के जरिए मिला है तो ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम। अगर क्रॉस चेक के जरिए मिला है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर अदर बैंकिंग चैनल के जरिए मिला है तो मजीद देखना पड़ेगा जिस बंदे ने पैसे दिए उसका एनटीएन बना हुआ है यहाँ नहीं बना हुआ। अगर उसका एनटीएन बना हुआ है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर उसका एनटीएन नहीं बना हुआ तो टैक्सेबल होगा। एक बात बताऊं, आपको पैसे कैश में मिले हैं
या आपको पैसे अदर बैंकिंग चैनल में मिले हैं उस बंदे की तरफ से जिसका एनटीएन नहीं बना हुआ, तो टैक्सेबल होगा, वरना टैक्सेबल नहीं होगा। सर जी ये बैंकिंग चैनल से क्या मुराद है? अदर अदर बैंकिंग चैनल से मुराद है क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, एक्सेट्रा। चार चीजों के हवाले से पैसे मिले, लोन, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर और एडवांस। इन चार चीजों के हवाले से पैसे मिले हैं तो देखेंगे किसने दिए। बैंक ने दिए तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। दूसरे नंबर पे किस तरह दिए हैं? कैश, क्रॉस चेक या अदर बैंकिंग चैनल। अगर कैश के जरिए दिए हैं तो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर क्रॉस चेक के जरिए दिए हैं तो नो नो टैक्सेबिलिटी। और अगर अदर बैंकिंग चैनल के जरिए दिए हैं तो आपको मजीद देखना पड़ेगा कि एनटीएन बना हुआ है या एनटीएन नहीं बना हुआ। अगर एनटीएन बना हुआ है तो नो टैक्सेबिलिटी, और अगर एनटीएन नहीं बना हुआ तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपको यहां तक सारी बात समझ आ गई है तो एक्सेप्शन इन केस ऑफ एडवांस की बात करें। जी सर। आपको आपको एफबीआर वाले ने खास तौर पे कह दिया तो फिर तो बहस ही खत्म होगी। अगर एफबीआर वाला कह दे भी टैक्स नहीं लगेगा फिर तो कोई बहस ही नहीं रहेगी। आगे चैप्टर नंबर 11 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सी जगहों पर कह दिया सदर पाकिस्तान कोई नाम दे तो टैक्स नहीं लगना, खत्म। अब वो 100 रुपया दे, 1 करोड़ दे या 1 अरब दे, टैक्स नहीं लगना। सर जी एक्सेप्ट, अच्छा अब बात जरा ध्यान से सुना, अभी इसकी एक्सेप्शन आनी है, जरा ध्यान से। ये एडवांस है। अगर आपको एडवांस के हवाले से पैसे मिले हैं सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए, सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के हवाले से, उसने कहा है कि इन दोनों में से अगर एक चीज के लिए आपने एडवांस दिया है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर इन दोनों में से दोनों चीजों के लिए एडवांस दिया है तो टैक्सेबिलिटी होगी। क्या अप्लाई होगा? रूल अप्लाई होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो नो टैक्सेबिलिटी, अगर ये दोनों हैं तो रूल अप्लाइज। नहीं सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आगे चलता हूं। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट और उसकी टैक्सेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। सर जी आपको डेट के एवज जो पैसा भी मिल रहा है वो प्रॉफिट ऑन डेट, उसका नाम यील्ड हो, प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो, प्रीमियम, सर सूद है सर। आपने किसी के पास 1 लाख जमा कराया हुआ है और वो आपको महीने का 2,000 रुपया दे रहा है, ये सूद है। अब आप उसका नाम जो भी रख लें, उसको कहें ये बरकत है, या उसको कहें ये प्रॉफिट है, या उसको कहें कि ये रहमत है, नाम जो भी रख लें। वो कहता है प्रॉफिट रखें, यील्ड रखें, इंटरेस्ट रखें, डिस्काउंट रखें, प्रीमियम रखें, जो मर्जी नाम रखें। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ और डेट के अगेंस्ट आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट ऑन डेट है। और प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आकर टैक्स होगा। वो कहते हैं अगर बैंक प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहा हो तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि बैंक का तो मेन काम ही यही है ना। बैंक अगर प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहा हो तो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। अच्छा वो कहता है अगर 5 लोग हैं, स्केजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी, अगर ये 5 इदारे, स्केजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी, अगर ये 5 इदारों ने कोई एसेट किस्तों पर दिया हुआ है, अगर इन 5 इदारों ने कोई एसेट किस्तों पर दिया हुआ है और उससे वो किस्तें ले रहे हैं तो वो उनके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा।
और अगली बात यह है कि अगर बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमाकर बैंक को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे देता है, तो बैंक के लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। तो भाई ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये आगे बिजनेस में भी आनी है। कौन कौन सी बातें? 5 इदारों के नाम बता के उसने कहा कि ये किस्तों पर चीजें देकर जो पैसे कमाते हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। और उसने एक बात ये कही कि बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमाकर जो बैंक को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे देती है, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो थी इन प्रॉफिट ऑन डेट की एग्जांपल। अब जो सवाल ज्यादा आने के चांसेस हैं वो ये हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट की टैक्सेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहली बात है कि प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि कल टर्मिनेशन बेनिफिट जो है वो वाली एक डिस्कशन हमारी रह गई थी, उसकी वीडियो भी आपके साथ उसमें शेयर कर दी गई है जी ड्राइव में ना, लिंक के तौर पे। तो टर्मिनेशन बेनिफिट वाज वन टॉपिक जो मैंने करवाना प्लान किया हुआ था, लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से शायद वो रह गया। मेरे मुताबिक वो इम्पोर्टेंट है, और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप उसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा जी यार, प्रॉफिट ऑन ये जो प्रॉफिट ऑन डेटा, इसका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आया हुआ है। उसकी भी वीडियो आपने शेयर करनी है। पास पेपर का एक सवाल है जिसमें प्रॉफिट ऑन डेट की सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर, हाँ, वो एक वीडियो है, छोटी 5 मिनट की वीडियो है, बड़ी अच्छी वीडियो है। उसमें वो सवाल पूरा करवाया हुआ है जिससे प्रॉफिट ऑन डेट के सारे पहलू आपके सामने खुल जाएंगे। असल में प्रॉफिट ऑन डेट इनकम भी है, एक्सपेंस भी है, एनटीआर भी है, सेपरेट ब्लॉक आइटम भी है। कहीं पर अलाउड है डिडक्ट, कहीं पर एग्जाम्प्ट भी है। एक्सपेंस की बात करें तो कहीं पर अलाउड है डिडक्शन है, कहीं पर अलाउड है डिडक्शन नहीं है। इसके ना काफी पहलू बनते हैं, वो सारे पहलू मैंने उस 5 मिनट की वीडियो में डिस्कस किए हैं, प्लीज वो जरूर देखिएगा। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम है इंडिविजुअल और एओपी के लिए। हाँ, अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन तक हो तो सेपरेट ब्लॉक आइटम, अगर 5 मिलियन से ज्यादा हो तो एनटीआर। दूसरा, प्रॉफिट ऑन डेट आपको जब भी मिलेगा टैक्स कट के मिलेगा। कितने परसेंट टैक्स कटेगा? 15%। अलबत्ता अगर प्रॉफिट ऑन डेट आपको टैक्स कटे बगैर मिल जाए, प्रॉफिट ऑन डेट आपको टैक्स कटे बगैर मिल जाए, तो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगी, बल्कि एनटीआर होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के में टैक्स होगा। एक पास पेपर का सवाल है एओपी में सबा के नाम से, उस क्वेश्चन में ये वाली चीज टेस्ट की हुई है, ये वाला पॉइंट, कि अगर आपको टैक्स कटे बगैर, अगर आपको टैक्स कटे बगैर पेमेंट मिल जाए तो आपने उसको क्या ट्रीट करना है? एनटीआर ट्रीट करना है, और सेपरेट ब्लॉक आइटम ट्रीट नहीं करना। हाँ, दो केसेस ऐसे हैं जिसमें वो कहता है अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है या पेंशनियर्स बेनिफिट अकाउंट है, तो वो कहता है एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा, या मैक्सिमम रेट 5% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल इनकम थी 100 रुपए, और एनटीआर के तहत टैक्स बन रहा है 10 रुपए, और 5% के तहत टैक्स बन रहा है 5 रुपए, तो हम कौन सा लेंगे? लोअर। और केस नंबर 2 ये है, एनटीआर के तहत टैक्स बन रहा था 2 रुपए, और टैक्स एट 5% बना था 5 रुपए, तो हम कौन सा लेंगे? लोअर। किस केस में? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट के केस में अगर आपको कोई प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, तो आपने देखना है 5% के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है और एनटीआर के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है, और इन दोनों में से जो लोअर होगा उसके मुताबिक टैक्स लग जाएगा। लो सर, ये वाली डिस्कशन भी आपके साथ हो गई। अब अगला सवाल ये है कि क्या एडमिसिबल डिडक्शन, कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से? तो इसका जवाब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होता है। इसका मतलब यह है कि पेड बेस पर खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। दूसरी बात यह कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो माइनस उसमें से जक़ात माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। याद रखना, जक़ात, एक पॉइंट ध्यान में रखना, जक़ात अगर एफटीआर में से लेस हो गई हो तो एफटीआर में उसे ऐड बैक करके एनटीआर में से लेस करते हैं।
अगर ज़कात एफटीआर में उसने कहा है आपको डिविडेंड मिला 100 रुपए, उसमें से 20 रुपए ज़कात कटी हुई थी और 10 रुपए का टैक्स कटा हुआ था, तो आपको क्या करना चाहिए, इस 100 रुपए में ज़कात ऐड बैक कर लेनी चाहिए। तो ज़कात एफटीआर में या सेपरेट ब्लॉक आइटम में ऐड बैक हो जाएगी और लेस किस में से होगी, एनटीआर या टोटल इनकम में से ज़कात डब्ल्यूडब्ल्यूएफ डब्ल्यूपीपीएफ एजुकेशनल एक्सपेंस लेस करते हैं ना, ये ज़कात वहां से लेस होगी और सेपरेट ब्लॉक आइटम या एफटीआर में अगर लेस हुई है तो क्या हो जाएगी, ऐड बैक हो जाएगी। 2-4 बार जो फुल न्यूमेरिकल है उसमें ये वाली एडजस्टमेंट टेस्ट हुई भी आपने करना ही होता है। आपको जो डिविडेंड वसूल हुआ है उसमें ज़कात ऐड करेंगे और अगर वो कहता है 15% टैक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये 85%, इसको 0.85 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो वाली अमाउंट आ जाएगी जिसको हम कहेंगे कि ये डिविडेंड इनकम है। डन हो गया सर जी। फिर उसके बाद वो कहता है अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठा किराए पर दिया है तो प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का जो खर्चा है वो माइनस करने की इजाजत होगी। रिपेयर जितनी एक्चुअल होगी वो माइनस करने की इजाजत होगी, ना कि 20%। 20% वाला रूल प्रॉपर्टी के लिए, अदर सोर्स के लिए नहीं। उसके बाद अगली बात एक और भी है, डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस भी लेस करने की इजाजत होगी अगर आपने वो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया और प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। सर जी, जो खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कमाने के लिए किया गया है वो तो माइनस करने की इजाजत है, लेकिन जो खर्चा किसी और चीज को कमाने के लिए किया गया है वो माइनस करने की इजाजत नहीं। इनकम, अगली बात इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जो खर्चा लेस किया जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जो खर्चा लेस किया जाता है वो माइनस करने की इजाजत नहीं। अच्छा अब जरा देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जो खर्चा लेस करने की इजाजत नहीं है, आपने पढ़ा हुआ डिडक्शन नॉट अलाउड इनकम फ्रॉम बिजनेस में, जो डिडक्शन नॉट अलाउड के रूल इनकम फ्रॉम बिजनेस में पड़े हैं एज इट इज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से लेस करने की इजाजत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पेनल्टी थी इनकम फ्रॉम कानून की खिलाफ वर्जी करने पर, आपने पढ़ा हुआ है ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं, पढ़ा हुआ है, यस और नो। बिल्कुल इसी तरह वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से भी माइनस करने की इजाजत नहीं। आपने कलेक्शन चार्जेस दिए किसी बंदे को, रेंट पर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दी और वहां पर एक सुपरवाइजर था, उसकी तनख्वाह थी 35,000 रुपये, आपने उसको 35,000 रुपये कैश में दे दिया तो क्या माइनस करने की इजाजत होगी। अब ये वाला कानून हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ा है कि 32,000 से ज्यादा की सैलरी कैश में दें तो माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये एज इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी अप्लाई होगा। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो, ये वाली बात रिवीजन के वक्त ही ज्यादा बेहतर समझाई जाती है। अब आपने पढ़ा हुआ है तो मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। तो ये इस तरह का सवाल आज तक कभी आया नहीं है, और अगर आ गया तो आप लोग यही सोचेंगे कि भाई ये तो बिजनेस की बात है, इधर की नहीं है। भाई उसने लिखा हुआ है जो जो खर्चे बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं है वो खर्चे अदर सोर्स में से भी माइनस नहीं होंगे। और कैपिटल नेचर के खर्चे से मुराद है वो खर्चा जो जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। ले सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी इस जहान से रुखसत होगी। कोई बात ऐसी जो आपको लगता है कि मैंने नहीं बताई इन 2 चैप्टर्स में, प्लीज बताइए, 2 मिनट आपके पास। कुछ नहीं सोचा आपने। सर पिक करें बातों को, कॉन्सेप्ट्स हैं, यही कॉन्सेप्ट आने हैं। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट कोई स्किप ना हो। रिपेयर अलाउंस रिपीट कर दें, एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने सवाल किया, जी मैं कर देता हूँ। सर जी, रिपेयर अलाउंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जितना रेंट है
किससे रिलेटेड? बिल्डिंग से रिलेटेड। बिल्डिंग के रेंट से रिलेटेड उसका 20% लेना, बिल्डिंग के रेंट का 20% लेकर माइनस करना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। यार एक बात और है मेरे जहन में आ गई, मैंने डिस्कस नहीं की। वो जो मैंने आपको पढ़ाया है सिक्योरिटी वाली बात, जितनी सिक्योरिटी होगी डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करेंगे, ये वाली बात सिर्फ बिल्डिंग पे अप्लाई होती है, लैंड पे अप्लाई नहीं होती। एक पास पेपर का सवाल आया हुआ। रिपेयर अनाउंस भी कर दिया, ये भी कर दिया। चलूं आगे सर जी। साइनिंग अमाउंट क्या होती है? ये इसको यही कह लीजिए ना, ये जो एडवांस की अमाउंट है, ठीक हो गया। एडवांस की अमाउंट है वो अमाउंट जो आपको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है, जो आपने किराए जगह किराए पर देते वक्त आपने पैसे वसूल किए, ठीक हो गया। ये एडवांस की अमाउंट होती है। जब कोई बंदा जगह खाली करेगा तब हम उसको वो किराए वाली चीज वापस करेंगे। जब वो जगह खाली करेगा तब हम उसको वो सिक्योरिटी वापस करेंगे। इसको कहते हैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस। ये जब आप वसूल करेंगे डिवाइड बाय 10 करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल कर देंगे। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। और जब वापस करेंगे तो जिस साल वापस करेंगे उस साल या उससे अगले साल कुछ भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगा। डन हो गया सर जी। तो भाई प्रॉपर्टी और अदर सोर्स मैंने मैक्सिमम बातें आपके साथ डिस्कस कर दी। अब चलता हूं मैं कैपिटल गेन की तरफ। कैपिटल गेन उससे भी ज्यादा आसान। टोटल टैक्स में ना कोई 300 के करीब बातें हैं पूरे टैक्स में। तो 300 बातें आपको पता हो तो आप कहेंगे बस इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं सर। कैपिटल गेन सर जी बड़ा ही आसान टॉपिक है। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या होता है? जो इन्वेंट्री ना हो, जो डेप्रिशिएबल एसेट ना हो, जो अमोर्टाइजेबल एसेट ना हो, जो पर्सनल मूवेबल एसेट ना हो, वो कैपिटल एसेट। हाँ, उसने 12 आइटम्स की लिस्ट दी है जिसको हम नाम देते हैं 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स। ये वो आइटम्स हैं जो पर्सनल मूवेबल एसेट होने के बावजूद कैपिटल एसेट्स हैं। अच्छा जी। डिस्पोजल क्या है? अच्छा, आमतौर पे कैपिटल एसेट क्या होते हैं? शेयर्स, सर्टिफिकेट्स, वाउचर्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। अब यहाँ पर एक सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं, सर पेटेंट वाली बात तो बिजनेस में भी आती है इंटेंजिबल्स में और इधर कैपिटल एसेट में भी आती है। भाईजान अगर पेटेंट अमोर्टाइजेबल एसेट है तो बिजनेस में आएगा, अगर अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं है तो वो कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट है तो इधर फॉल करेंगे। अच्छा जनाब, डिस्पोजल। डिस्पोजल की बात सिंपल सी है। जब आप, अब मैं जो बता रहा हूं वो याद कर लें, वो कॉन्सेप्चुअली जेन में रखें और ये याद भी करना है क्योंकि 2 बार 3 बार उसने पेपर में पूछा हुआ डिस्पोजल क्या है। जब आप एसेट के मालिक ना रहे या एसेट ना रहे, ये डिस्पोजल है। एसेट गुम गया, खराब हो गया, तबाह हो गया, जाया कर दिया, काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, ये भी डिस्पोजल है। बेच दिया, ट्रांसफर हो गया, बंदा फोत हो गया, अब वो एसेट का मालिक ही नहीं रहा चूंकि वो तो फौत हो गया, अब उसके बच्चे मालिक हैं। और सर समझ आ रही है ये क्या है? ये सारा डिस्पोजल है। जरूरी नहीं है कि पूरा एसेट ही डिस्पोज करें। 10 मरले में से 2 मरला बेचा है तो 2 मरला जो छोटा सा हिस्सा बेचा है वो भी डिस्पोजल है। तो डिस्पोजल में रिलिंक्विश का लफ्ज अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। इसका मतलब होता है दस्तबरदार होना। आपने किसी से पैसे लेने थे, आपने उसको कहा चलो छोड़ो यार, मैंने माफ किया, मैं दस्तबरदार हूँ, इसको कहते हैं रिलिंक्विश। ये भी डिस्पोजल है। बंदा फोत हो जाए, ये भी डिस्पोजल है। बिजनेस एसेट पर्सनल यूज करें, बिजनेस एसेट पर्सनल यूज करें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोजल है। अगर बिजनेस एसेट डिस्कार्ड हो जाए या सीज टू बी यूज इन बिजनेस तो इससे भी समझा जाएगा कि ये डिस्पोज कर दिया। पार्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज हो तो ये भी डिस्पोजल है। सर कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? बेचा कितने का? सेल प्रोसीड, सॉरी जी, सेल प्रोसीड। बी क्या है? कॉस्ट टू सेल।
ए सेल प्रोसीड और बी है कॉस्ट टू सेल। अब सेल प्रोसीड क्या है, इसका तो मसला नहीं है, जितने का बेचा वो सेल प्रोसीड है। कॉस्ट टू सेल क्या है, खरीदा कितने का था, ये एक सवाल है। अब जितने का बेचा है वो तो सवाल में दिया होगा कि भाई इतने का बेचा है, खरीदा कितने का था, कौन सा खर्चा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल करना है और कौन सा खर्चा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं करना, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब है भाई हर वो खर्चा जिसका ताल्लुक कैपिटल एसेट से उसको कॉस्ट में शामिल करना, और हर वो खर्चा जिसका ताल्लुक कैपिटल एसेट से नहीं है उसको कॉस्ट में शामिल नहीं करना। और हर वो खर्चा, अब फिर सुनो, हर वो खर्चा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के कानून के तहत डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं होता उसको कॉस्ट में शामिल नहीं करना। तो डिडक्शन के तौर पे जो खर्चा अलाउ नहीं होता, ये वाली बात अदर सोर्स में भी है और ये वाली बात कैपिटल गेन में भी है। वो वाले सारे खर्चे जो कि एज डिडक्शन अलाउ नहीं है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होंगे। देयर इज डिडक्शन फ्रॉम इनकम अर्न्ड अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। भाई जान कोई खर्चा किसी और इनकम को कमाने के लिए किया गया है, वो भी इनकम, वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होगा। ये मक्खी बहुत कोशिश कर रही है कि मुझे रोक सके, लेकिन मुझे आपकी आंखों में चमक नजर आ रही है, आप पढ़ना चाहते हो, मैं नहीं रुकूंगा सर। आगे चलते हैं सर। सेल प्रोसीड। अच्छा आपने एक, अब मेरी अगली स्टोरी सुनो। स्टोरी अगली ये है, एक एक कंपनी थी ए लिमिटेड, आपने इसका शेयर 1.5 लाख का बेचा, खरीदा कितने का था, 150 रुपए कह देते हैं, 150 का बेचा, खरीदा 70 रुपए का था, कितने का फायदा हो गया, 80 रुपए का फायदा हो गया। एक कंपनी थी बी लिमिटेड, इसका शेयर आपने 120 का बेचा जबकि खरीदा 150 का था, 30 का लॉस हो गया। मेरा सवाल है कि क्या ये लॉस इस गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? द आंसर इज यस, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो जाता है। हाँ अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। अगर गेन, अगर एक एक अगर सी लिमिटेड है जिसका गेन टैक्सेबल नहीं था तो इसका लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। हाँ ये जो आर्ट रिलेटेड आइटम है, ये जो आर्ट रिलेटेड आइटम है इसमें लॉस आ जाए तो ये गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो, आर्ट रिलेटेड आइटम का लॉस एडजस्टेबल भी नहीं होता और कैरेट फॉरवर्ड भी नहीं होता। हम्म, हाँ आखिरी बात ये है, कैपिटल लॉस किसी हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता, कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होता है। और अगर ना एडजस्ट हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाता है। अगर पुराना लॉस हो, 2018 में भी लॉस आया है, 2019 में भी लॉस आया है, 2020 में गेन आ गया है, मुझे बताएं पहले कौन सा लॉस एडजस्ट होगा, 18 वाला या 19 वाला? द आंसर इज फाइफो मेथड। या इसको ऐसे कह लूं कि पुराना लॉस पहले एडजस्ट होगा। कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कैपिटल एसेट है या नहीं? इसका जवाब है इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो ही चीजें आती हैं, एक लैंड और एक बिल्डिंग। लैंड 100% कैपिटल एसेट है, बहस खत्म। बिल्डिंग कैपिटल एसेट है या नहीं, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? देखा जाएगा भाईजान, ये बिल्डिंग पर्सनल यूज हो रही है, अगर पर्सनल यूज हो रही है तो फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, जब कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो ये कैपिटल एसेट। और अगर बिल्डिंग पर्सनल यूज नहीं हो रही बल्कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है तो देखा जाएगा कि बिजनेस के लिए यूज हो रही है या बिजनेस के लिए अगर यूज हो रही है तो फिर ये डेप्रिशिएबल एसेट है, और अगर डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो फिर कैपिटल एसेट होगा। और अगर बिल्डिंग ने बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट के लिए ली हुई है तो फिर वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा बल्कि कैपिटल एसेट होगा। बिजनेस ने घर खरीदा है, 3 माह बाद घर बेच दिया 50 लाख कमा के, ये कैपिटल एसेट है और डिस्पोजल पर कैपिटल गेन हो रहा है। तो लैंड और बिल्डिंग के बारे में ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, लैंड और बिल्डिंग के बारे में ये क्लैरिटी
बहुत जरूरी है कि भाई ये कैपिटल एसेट है, क्योंकि लैंड तो कंफर्म कैपिटल एसेट है। बिल्डिंग अगर डेप्रिशिएबल है तो कैपिटल एसेट है, वरना कैपिटल एसेट नहीं है। बल्कि पास पेपर में भी सवाल आया आपकी आई कैप की किताब में, E7 का पार्ट बी है। वो क्या कहता है? वो कहता है आपने मशीनरी, बिजनेस ने मशीनरी इंपोर्ट की, बिजनेस ने मशीनरी इंपोर्ट की, किस काम के लिए? बिजनेस ने मशीनरी इंपोर्ट की और वो रास्ते में ही खराब हो गई और हमने उसको डिस्पोज कर दी। अब जो गेन लॉस आया, क्या वो कैपिटल गेन लॉस होगा? द आंसर इज यस। बिजनेस था, उसका एसेट था, उसने मशीनरी इंपोर्ट की, अभी ये यूजेबल नहीं हुआ था, अवेलेबल फॉर यूज नहीं था, तो वो डेप्रिशिएबल तो नहीं होगा, ना अमोर्टाइजेबल होगा, ना इन्वेंट्री है, ना पर्सनल एसेट है। चूंकि ये बिजनेस का एसेट है तो ये क्या होगा? कैपिटल एसेट होगा। इसके डिस्पोजल पर जो गेन आया या लॉस आया वो कैपिटल गेन या लॉस होगा। ये पास पेपर में भी आ चुका है, आई कैप की किताब में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें भी है। अच्छा जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सारी बातें मैंने आपसे कर ली। भाईजान अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है तो फिर क्या होगा? फिर इसके डिस्पोजल पर गेन होगा। उस गेन का क्या करेंगे? सर जी, इसके डिस्पोजल पर गेन होगा और वो गेन कैपिटल गेन होगा, उस पे टैक्स लगेगा। अब जब मैंने आपको कल वो लिस्ट प्रोवाइड की थी कि सेपरेट ब्लॉक आइटम कौन कौन सी हैं, तो उसमें एक आइटम थी गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज और गेन ऑन सेल ऑफ डीम्ड इनकम, गेन ऑन डीम्ड इनकम। ये तीनों कैपिटल गेन के हेड में आते हैं। हम अभी इस वक्त सबसे पहली बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर जो गेन आया वो कैपिटल गेन होगा भैया। अच्छा, अब देखो कैसे निकालेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये देखना होता है ये कैपिटल एसेट है। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना होता है डिस्पोजल है। तीसरे नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे गेन या लॉस। चौथे नंबर पे देखेंगे टैक्स रेट फ्रॉम टेबल। टेबल से टैक्स रेट देखेंगे कौन सा अप्लाई होना है और उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे जिसमें गलती करते हैं। भाईजान अगर 1 जून 2021 को एसेट खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, तो 1 जून 2021 को खरीदा है, 15 जुलाई 2025 को बेचा है, तो 1 जून 2021 को पकड़ लो आप। 1 जून 2022, 1 जून 2023, 1 जून 2024, 1 जून 2025। बेचा कब है? 15 जुलाई को। 4 साल से ज्यादा, 5 साल से कम। इस तरह से होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो भाई होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करते हैं और फिर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं टेबल को देखकर। ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी का सीन। अच्छा, मैं एक बार पहले ये करवा दूं, फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी की बात कर। सर सिक्योरिटीज में क्या क्या शामिल है? सिर्फ 7 चीजें हैं। याद करने का तरीका, यूफोन की सिम और डीवीडी, यूफोन की सिम और डीवीडी, यू सिम डीवीडी। सर यू फॉर यूनिट एक्सचेंज फंड, a share of public company, instrument of redeemable capital, मुदारबा सर्टिफिकेट, डेट सिक्योरिटीज, वाउचर ऑफ पीटीसीएल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये सर 7 चीजें हैं। सिक्योरिटी के साथ लफ्ज क्या लिखा हुआ है? मींस। अगर लफ्ज इंक्लूड लिखा हो तो इसका मतलब है ये 7 है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर लफ्ज मींस लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है? यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो भाई ये 7 चीजें हैं। इसके डिस्पोजल पर गेन आना है। ये सिक्योरिटीज खरीदी और बेची। सर देखो, अब ये भी सेपरेट ब्लॉक आइटम है। इसका मतलब क्या है? इस पर सेपरेट रेट लगना है। कितना? देखा जाएगा खरीदा कब है। अगर 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदा है तो टेबल। अगर 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदा है तो 12.5%। लेकिन अगर 1 जुलाई 2013 से पहले खरीदा है तो 0% टैक्स। इसको इस तरह से बड़ी आसानी से डील किया जा सकता है। होल्डिंग पीरियड 1 साल हो तो 15%, 1 से 2 के दरमियान हो तो 12.5%।
और ऑनवर्ड्स। तो 1 जुलाई 2022 के बाद कोई शेयर खरीद करके बेचा, तो फिर आपने टेबल देख लेना, टेबल गिवन होगा। ये टेबल रेट याद नहीं करने ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के ना इसके, ये गिवन होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सेपरेट ब्लॉक आइटम है। बच्चों लास्ट पेज पर रेट दिए होते हैं। अब जिस बच्चे को बेचारे को पता ही नहीं है कि सेपरेट ब्लॉक आइटम है, उसने आखिरी सफे पर देखना ही नहीं है, उससे उसको एनटीआर में ऐड करके स्लैब रेट लगा के काम मुका देना, वो सारा गलत होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है और इस पर सेपरेट रेट अप्लाई होना। अच्छा जनाब, ये हो गई बात। ए, अच्छा जी, इसके बाद हम आगे आ गए। अब एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट। एक शेयर आपने खरीदा, ये एग्जांपल मैं कराता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये दोनों क्या है? सेपरेट ब्लॉक आइटम। इन पे सेपरेट रेट लगता है। इसका मतलब है एनटीआर के मुताबिक स्लैब वाला रेट इसकी गेन पर नहीं लगता। फिर उसके बाद उसने कहा गेन लॉस क्या, होल्डिंग पीरियड देखना होता है। होल्डिंग पीरियड कैसे देखते हैं? जिस दिन आपने शेयर या प्लॉट खरीदा उस दिन से लेकर जिस दिन बेचा, वो सारा पीरियड होल्डिंग पीरियड होता है। तीसरी बात ये, सर जी अगर आपने शेयर खरीदा है, आपने शेयर खरीदा है, अब ये बात ध्यान से सुनना। आपने शेयर खरीदा है 1/1/2024 को 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। फिर 2/1/2024 को 500 शेयर 11 के हिसाब से। और फिर आपने 5/1/2024 को बेच दिया है 800 शेयर 12 के हिसाब से। अब मुझे ये बताओ कि जो पहले शेयर खरीदे थे वो बिके हैं या जो बाद में खरीदे थे वो बिके हैं? तो यार मेरे साथ चल रहे हो भाईजान? इसका जवाब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो शेयर पहले खरीदा समझा जाएगा वो पहले बिका है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल अप्लाई करते हैं। हाँ, अगर अगर सेम डे सेल परचेज हो, जिस दिन खरीदा है शेयर उसी दिन बेचा है, तो फाइफो का मेथड नहीं लगता, बल्कि कौन सा मेथड लगता है? एफको मेथड। वो कहता है अगर डिफरेंट डेट्स में शेयर खरीदे और बेचे हैं तो फाइफो, अगर सेम डेट में शेयर खरीदे और बेचे हैं तो एफको। 2 से 3 बार ये वाला सवाल आ चुका हुआ है पास पेपर में। अगर सेम डे पर शेयर खरीदे और बेचे हैं तो एफको मेथड लगेगा, एवरेज मेथड लगेगा। और अगर मुख्तलिफ डेट्स पर शेयर खरीदे और बेचे हैं तो फाइफो मेथड लगेगा। जी भाई? नहीं भाई, न्यूमेरिकल के अंदर एक एडजस्टमेंट आई हुई है। अच्छा जनाब, एक बात आपको और बताता चलूं, सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होगा। सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होगा। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 3 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। कैपिटल गेन के अंदर भी कैटेगरी है, यानी सिक्योरिटीज में सिर्फ वो 7 चीजें आ रही हैं। सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर ना एडजस्ट हो सका तो सिक्योरिटी का लॉस 3 साल के लिए। उसके अलावा बाकी जो लॉसेज है उसके बारे में क्या कहा है? 6 साल के लिए। सर, सारी डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दी। आओ मैं इस सारी डिस्कशन को सम अप कर देता हूं एक शीट पर। सर जी, जब भी आपको सवाल आएगा ना कैपिटल गेन का, आपके जहन में ये मैप होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कैपिटल एसेट भी है या नहीं। दूसरे नंबर पे ये देखो डिस्पोजल भी है या नहीं। डिस्पोजल भी है या नहीं। एक छोटी सी बात पहले कर लूं, फिर उसके बाद इस शीट पर आता हूं। ये फाइनल शीट है, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई और इस बार उसने आना भी है पेपर में मुझे लग रहा है, तो मैं वो कर लूं। यस, यहां पर है। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम कौन सी होती है?
सचमुच वाली इनकम नहीं, समझा जाएगा कि इनकम है। एग्जांपल लीजिए, मैंने एक प्लॉट खरीदा आईकैप की बिल्डिंग के पास। कितने का? 2 करोड़ रुपए में। 1 साल बाद उस प्लॉट की वैल्यू हो गई 3 करोड़। कितना गेन हुआ है? कितना कैपिटल गेन हुआ है? द आंसर इज कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ, चूंकि डिस्पोजल तो हुआ ही नहीं। अच्छा, मैंने कितना टैक्स दिया है? कोई टैक्स नहीं दिया। अगला साल आया, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ से 4 करोड़ हो गई, मैं बड़ा खुश हुआ। प्रॉपर्टी की वैल्यू अब 3 से 4 करोड़ हो गई, कितने का फायदा हो गया है? 1 करोड़ का। भाईजान कितने का कैपिटल गेन हुआ है? कोई नहीं हुआ। क्यों? भाईजान कैपिटल गेन तो होना है डिस्पोजल पे। अब टैक्स वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार इसको फायदा होता जा रहा है लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। मैंने कहा भाई एज पर लॉ आपको तब मिलेगा जब कैपिटल एसेट डिस्पोज होगा। अभी डिस्पोज नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, बस अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें तुम्हें फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है ना, तो फिर टैक्स दो। कितना? जालिम कहते समझा जाएगा। समझा जाएगा कि उस प्रॉपर्टी से 5% के बराबर इनकम जनरेट हो रही है, और फिर जो इनकम जनरेट हो रही है उसके 20% के बराबर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक्चुअल में ये डीम्ड इनकम है, कोई सचमुच की इनकम है ही नहीं। वो प्लॉट वैसे ही फारिग पड़ा हुआ था, उसकी वैल्यू बढ़ रही थी। टैक्स वालों ने कहा उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो समझा जाएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर इनकम जनरेट हो रही है, और उसके 20% के बराबर उस इनकम पे टैक्स लगेगा। यानी 2 से 3 करोड़ हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 3 करोड़। 3 करोड़ का 5% कितना हो गया? इसका 20% कितना हो गया? समझा जाएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर इनकम जनरेट हो रही है और उसके 20% के बराबर टैक्स लगेगा। तो भाई इस 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 3 लाख रुपए टैक्स लगेगा। वो कहते हैं ऐसे समझ ने ऐसे समझ लो, नहीं तो आपको शॉर्टकट बता दूं। फेयर मार्केट वैल्यू का 1%, फेयर मार्केट वैल्यू का 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का 3 लाख टैक्स। फेयर मार्केट। अब ये ऐसे नहीं ना कह सकते वो इनकम टैक्स लगाना है, तो जालिमों ने कहा इनकम टैक्स लगाना है, तो उन्होंने कहा भाई समझा जाएगा कि इनकम जनरेट हो रही। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? समझा जाएगा कि इनकम जनरेट हो, कोई सचमुच की इनकम नहीं जनरेट हो। अच्छा जी, और उसका 20% टैक्सेबल है। अब आपको एक बात समझ आ गई। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, अभी मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा लेकिन मुख्तसर ये कि प्रॉपर्टी है। अगर एक बंदा रेजिडेंट बंदा है, उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हर साल बाद उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक की, जो फेयर मार्केट वैल्यू उसके 1% के बराबर उस पर टैक्स लगा देंगे बस। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। जिनके पास एक ही प्रॉपर्टी है उन पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। जो इस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, बिजनेस प्रॉपर्टी है, उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है उन पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। जिनके पास फार्म हाउस है, एग्रीकल्चरल लैंड है लेकिन फार्म हाउस है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो भाई फार्म हाउस तो कोई ऐसी चीज नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर किसी के पास फार्म हाउस हो, और फार्म हाउस भी कैसा, जो कम से कम 2000 स्क्वायर यार्ड का हो और उसमें 5000 स्क्वायर फीट की रहने की जगह हो, तो उस पर ये वाला टैक्स लगेगा। पहले का एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं लगेगा, सिवाय फार्म हाउस के। जो जिसके पास फार्म हाउस कितना है, 2000 स्क्वायर यार्ड गज का, और उसमें रहने की जगह कितनी है, 5000 स्क्वायर फीट रहने की जगह है, उस पर ये वाला रूल, ये वाला टैक्स लगेगा। इस फार्म हाउस पे लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर शहीद को दिया है,
या हाजिर सर्विस जो फौत हो गया उसको दिया है, या जंग में जख्मी होने वाले को दिया है, या एक्स सर्विसमैन या सर्विंग पर्सनल को दिया है, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस, सरकारी मुलाजिम हो या आर्मी का बंदा हो, उनको जो प्रॉपर्टी अलॉट हुई है उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। शहीद को जो प्रॉपर्टी अलॉट हुई है नहीं लगेगा। जो हाजिर जो सर्विस करता हुआ मर गया उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। जो जंग में जख्मी हो गया उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। जो रिटायर्ड या हाजिर सर्विस है आर्मी में या सरकारी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन पर ये वाला टैक्स अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर किसी बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसने वो प्रॉपर्टी किराए पर दिया और किराए पर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है उस पर टैक्स लग रहा है, तो फिर दोबारा डीम्ड इनकम वाला टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने पहला साल है अभी खरीदी है प्रॉपर्टी और आपका फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन है और आपका विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी आपने पे किया है, तो आप पर ये वाला टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सर जी, इससे ऊपर जितनी भी बातें कर ली, उन जगहों के अलावा अगर आपके पास जो जगह बच जाती हैं उनकी कीमत 25 मिलियन से ज्यादा नहीं है, does not exceed 25 million, where the fair market value of capital asset in aggregate excluding the capital asset mentioned above does not exceed 25 million. भाईजान, अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग द कैपिटल एसेट मेंशन्ड अबव डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन, ऊपर वाले जितने कहे हैं जो एक्सेप्शन में फॉल करें उनके अलावा अगर किसी के पास और प्रॉपर्टी है जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज्यादा है, भाई उस पर ये वाला टैक्स 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस पर ये वाला टैक्स लगेगा। अगर 2.5 करोड़ से कम है तो उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। सर, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई बंदा जो डेवलपर है उसके पास प्रॉपर्टियां होती हैं वो बना बना कर बेचता है, उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का 1% लगना है, यस। दूसरे नंबर पे क्या बात, प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का 1% लगना है, ये बात तो आपके साथ हो गई। एक्सेप्शंस डिस्कस की, एक एक एक्सेप्शन बड़ी डिटेल से डिस्कस की, और अब आगे आगे एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन, यानी ये वो लोग हैं जिन पे टैक्स लगना है। कौन है सर? वो बंदा जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में शामिल नहीं, उसके पास एक प्रॉपर्टी भी है तो भी उस पर टैक्स लगेगा। वो बंदा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स दे भी रहा है, उसके पास एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन उसका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उस पर टैक्स लगेगा। यानी इन सारे लोगों पर 1% लगेगा। जिसने पहला साल एक्वायर किए हुए प्रॉपर्टी का उस पर भी टैक्स लगेगा अगर वो एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में नाम नहीं है, जिसको आम जुबान में फाइलर कहते हैं। उसने कहा 2.5 करोड़ से ऊपर, अगर 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा की कीमत है तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन 2.5 करोड़ या ज्यादा की कीमत है तो उस पर टैक्स लगेगा, 2.5 करोड़ या कम की कीमत है तो उस पर ये 1% वाला टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बंदा एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में शामिल नहीं है तो 2.5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। लो सर, ये डीम्ड इनकम की सारी स्टोरी। ठीक हो गया सर जी? कोई सवाल है? जी सर, आगे चलते हैं सर। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कवर करा दिया, बस अब एक दो बातें रह गई हैं। मुझे यहां पर जाना है। कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ कैपिटल गेन। जब भी कैपिटल गेन का सवाल है, स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, ये देखना। स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल हुई है, ये देखना है। अगर डिस्पोजल नहीं हुई तो ये देखना क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर डीम्ड इनकम वाला रूल लगेगा। अगर डिस्पोजल हुई है तो मजीद देखना है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो देखा जाएगा गेन है या लॉस है। अगर गेन होगा तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, और अगर लॉस होगा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं।
सर याद रखिएगा, प्रॉपर्टी को बेचने पर अगर कोई लॉस हो गया तो वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा, ना ही कैरेट फॉरवर्ड होगा। एक प्रॉपर्टी की को बेचने पर लॉस हुआ वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। इवन प्रॉपर्टी को बेचने पर जो लॉस हुआ वो प्रॉपर्टी को बेचने पर गेन के साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आ गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में गेन एंड लॉस है। सर गेन आ गया तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, लॉस आ गया तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। अगर अगर कैपिटल एसेट्स हैं तो मजीद देखना पड़ेगा गेन है या लॉस है। गेन आ गया तो एनटीआर के तौर पे टैक्स, लॉस आ गया तो फिर फर्दर देखना पड़ेगा कि ये आर्ट रिलेटेड है या अदर। क्योंकि आर्ट रिलेटेड आइटम में लॉस आ जाए तो वो एडजस्टेबल नहीं होता, और अगर अदर लॉस आ जाए तो वो एडजस्टेबल भी होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड भी होता है। थ्रू आउट मैंने आपको ये सारी डिस्कशन कर दी, सिर्फ एक चीज रह गई है जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, और वो है कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिस अलाउड। छोटी सी एक वीडियो है आपके साथ, मैंने ये शेयर करनी है। हमारा टाइम खत्म हो गया, अगला एरिया ज्यादा क्रूशियल है, मैं उसको टाइम देना चाह रहा हूँ, वो 7-8 का है। मैंने आपको थ्रू आउट सारा कुछ कवर कराया, सिर्फ क्या चीज रह गई है, ये वाली छोटी सी जो वीडियो है जो वॉइस सेल, टैक्स स्वैप सेल और क्रॉस ट्रेड किया, वो आपके साथ शेयर करनी। डन हो गया सर जी। 3:30 हो रहे हैं, 3:45 तक आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, 15 मिनट्स ब्रेक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस को भी बड़ी डिटेल से करना है। डन है सर जी। मैंने आपको पूरे 3 चैप्टर कराए, एक छोटी सी वीडियो इसकी है तो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और एक प्रॉफिट ऑन डेट का एक पास पेपर है वो। डन है सर जी। इसको अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, 15 मिनट्स का टाइम है, 3:45 पर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।